तो चलें यार, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम लोगों ने पहले डिस्कस करना आपका कोलेजन को, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोलेजन क्या होता है, कैसे बनता है, और अगर उसकी फॉर्मेशन के अंदर, सिंथेसिस के अंदर कोई मसला आएगा, आपकी बॉडी में क्या डिसऑर्डर आता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलेजन क्या होता है। तो आप लोगों ने आज से याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कोलेजन होती है। तो कोलेजन क्या है? इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। अब देखो, इसका मतलब अगर ये प्रोटीन है तो इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। कोलेजन किस चीज से बना होता है? अमाइनो एसिड से बना होता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोटीन है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोलेजन की कितनी टाइप्स होती हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 20 जो है ना, वो कोलेजन की टाइप्स एक तरह से इजाद हो चुकी हैं। लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? टाइप 1 कोलेजन, टाइप 2 कोलेजन, उसके बाद टाइप 3 कोलेजन और टाइप 4 कोलेजन। आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप 1 कोलेजन कहाँ पे होता है, टाइप 2 कोलेजन कहाँ पे होता है, टाइप 3 कहाँ पे होता है, और टाइप 4 कहाँ पे होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि आपके पास कोलेजन की डेफिनेशन क्या है, कि कोलेजन क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है कि कोलेजन के आपके पास कितनी जो है ना वो टाइप्स होती हैं। तो कोलेजन क्या होता है? ये बेसिकली एक प्रोटीन है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं तो कोलेजन की आपके पास 20 टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 4 टाइप्स हैं। टाइप 1 जो है, ये आपके पास सबसे ज्यादा होता है। मीन के 90% ये टाइप 1 होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपकी बोन के अंदर प्रेजेंट होगा, आपकी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपके टेंडन के अंदर, आपके स्पेशली अगर मैं बात करूं कॉर्निया की आइस के अंदर होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। टाइप 2 जो कोलेजन है, ये आपके बेसिकली ये जो कार्टिलेज होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ये आपके न्यूक्लियस पल्पोसस, ये आप लोगों ने याद रखना है। आप लोग स्पाइनल कोड के अंदर पढ़ेंगे न्यूक्लियस पल्पोस क्या होता है, ये आप लोग जस्ट अभी याद रखें कि उसके अंदर टाइप 2 कोलेजन होता है। और जो टाइप 3 कोलेजन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। उसके बाद ये आपके यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होगा अगर इन फीमेल है। और उसके बाद ये आपके जो वाउंड टिश्यू होता है। अब देखो, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है जर्नल पैथो के अंदर, कि जब वाउंड की हीलिंग होती है, वाउंड की रिपेयर होता है, तो उसमें एक होता है अर्ली रिपेयर, एक होता है लेट रिपेयर। तो अर्ली वाउंड हीलिंग में कौन सा कोलेजन टिश्यू आता है? टाइप 3 आता है। ये आप लोगों ने याद रखने। फिर उसके बाद है टाइप 4। टाइप 4 कहाँ पे होता है? ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होगा। कौन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन? किडनी के अंदर होगा। और उसके बाद लंग्स के अंदर होता है। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। तो ये आपके पास थी कि टाइप कोलेजन की कितनी होती हैं और वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब आगे हम चलते हैं कि हमारे पास जो कोलेजन होता है वो बनता कैसे है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है। तो आप लोगों ने याद रखना है, फर्स्ट आपके पास फाइब्रोब्लास्ट होता है। मीन कि ये फाइब्रोब्लास्ट के अंदर बनता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप लोगों ने पिक करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखने। कोलेजन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? फाइब्रोब्लास्ट या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब आगे चलते हैं कि कोलेजन बनता कैसे है, मीन कि ये कैसे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी आपके पास सिंथेसिस कैसी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि जब कोलेजन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनना है, तो सबसे पहले आपके पास इस तरह की अल्फा हेलिकल शेप बनेगी, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये जो एक चेन मैंने बनाई है या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाई है, इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? यहाँ पे आपके पास ग्लाइसिन होगा, यहाँ पे आपके पास एक्स होता है, और यहाँ पे आपके पास वाई होगा। ये जो एक्स है, दिस इज कॉल्ड परोलीन, और ये जो वाई है, दिस इज कॉल्ड लाइसिन। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर जो एक्स होगा वो आपके पास किसके लिए आता है? या तो वो परोलीन होगा, या फिर आपके पास वो एक तरह से लाइसिन हो सकता है। ये आप लोगों ने इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। फिर उसके बाद आपके पास ये चीज आती है कि ये जो हमने कोलेजन की एक फॉर्म बनाई है, ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते होते हैं? प्री प्रो कोलेजन। तो प्री प्रो
कोलेजन क्या होता है? ये बेसिकली एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि अमाइनो एसिड से बनी होती है। अब मैं क्या करूंगा, इस तरह की तीन जो है ना वो स्ट्रक्चर्स को पिक करूंगा, मतलब कि तीन को मैं कंबाइन करूंगा। तो ये आपके पास एक तरह से तीन हेलिकल स्ट्रक्चर हैं जिनको मैंने क्या किया, पकड़ के कंबाइन कर लिया है। इसकी रीजन ये होती है कि ये जो कोलेजन है ना ये थोड़ा वीक होता है, मैंने इसको स्ट्रोंग करना है। स्ट्रोंग करने के लिए क्या होगा, आप इस तरह की तीन हेलिकल स्ट्रक्चर को कंबाइन करोगे, और जब आप तीन को कंबाइन करते हो वो आपके पास फिर एक नई चीज बन जाएगी। उसको आगे क्या बोलते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है कि सबसे पहले प्री प्रो कोलेजन क्या होता है, उसके बाद आपके पास जब आप प्री प्रो कोलेजन तीन पकड़ते हैं उनको पकड़ के कंबाइन करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रो कोलेजन। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कोलेजन की सिंथेसिस हो रही होती है, आपने क्या किया, सिंथेसिस के अंदर ये वाली चीज बनाई, मीन के प्री प्रो कोलेजन बनाया। जब आपका प्री प्रो कोलेजन बन जाता है उसके बाद आपके सेल के अंदर दो चेंजेस आती हैं। चेंजेस क्या आएंगी? पहला आपके पास होगा ग्लाइकोसाइलेशन, सेकंड आपके पास क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि आपने जो हाइड्रोक्सी लाइसिन है या फिर आपके पास ये जो प्रोलीन है इसके ऊपर एक ग्लूकोज को ऐड करना है। जब आप किसी चीज के ऊपर ग्लूकोज को ऐड करते हो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। जब आप किसी चीज के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है कि वो कौन सा प्रोसेस है कोलेजन सिंथेसिस के अंदर जहां पे विटामिन सी की जरूरत होती है। तो आप लोगों ने आज से याद रखना है कि जब आपने हाइड्रोक्सिलेशन करनी है तो आपको विटामिन सी चाहिए। अगर विटामिन सी नहीं होगा पेशेंट को डेफिशिएंसी होगी, कोलेजन नहीं बनेगा, उसको स्कर्वे डिजीज होगी। ये आप लोगों ने प्लीज इसके अंदर याद रखना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले देखें ये आपके पास एक सेल है या एक फाइब्रोब्लास्ट है। मैंने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सबसे पहले प्री प्रो कोलेजन को बनाया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास प्री प्रो कोलेजन चेन थी इसके ऊपर ये प्रोलीन था, लाइसिन था, मैंने इन अमाइनो एसिड्स के ऊपर ग्लूकोज को ऐड किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड किया। जब मैंने हाइड्रोक्सिल और ग्लूकोज को ऐड किया उसके बाद मैंने इन तीनों को पकड़ के एक शेप बना दी जिसको बोलते हैं प्रो कोलेजन। आपने याद रखना है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर दी चेंजेस डेट अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और वो चेंजेस कौन कौन सी हैं, एक ग्लाइकोसाइलेशन और एक हाइड्रोक्सिलेशन। जब ये सारी चेंजेस पूरी हो जाएंगी तो इस कोलेजन को इस सेल के बाहर फेंक दिया जाएगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है कि आपके सेल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी। सबसे पहले सिंथेसिस होगी, हाइड्रोक्सिलेशन होगी, ग्लाइकोसाइलेशन होगी, उसके बाद एक्सोसाइटोसिस होगा। मीन के आपने जो प्रो कोलेजन बनाया है उसको आपने बाहर फेंक देना है। अब मैं यहाँ पे प्रो कोलेजन को ड्रा कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि आपके पास एक प्रो कोलेजन है और इसके ये जो एंड है ये बेसिकली इनको बोलते हैं एन टर्मिनल। जो आपने प्रो कोलेजन बनाया है उसके एंड्स को क्या बोलते होते हैं, एन टर्मिनल। जब आपका कोलेजन आउटसाइड द सेल आ जाता है तो आप क्या करते हैं, जब वो आपके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा आपने इन एंड्स को रिमूव कर देना है। इसको बोलते होते हैं प्रोटियोलिटिक प्रोसेसिंग। प्रोटियोलिटिक प्रोसेसिंग क्या होता है, जिसके अंदर आपने इन एंड्स को रिमूव करना है। अगर आप इन एंड्स को रिमूव नहीं करेंगे तो आपका एक तरह से कोलेजन एक्टिवेट नहीं होगा। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखने हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका प्रो कोलेजन है ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलेगा, मिलके ये क्या बना देगा, आपके पास फिब्रिन बना देगा या फिब्रिल्स बन जाएंगे। और ये जो आपके पास फिब्रिल बन जाएंगे आपने फिर इनको पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रोटेट करना है, इनकी क्रॉस लिंकिंग करनी है। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जब आपने फिब्रिन की क्रॉस लिंकिंग करनी है तो आपके पास कौन सा एंजाइम आएगा और उसके लिए कौन सी चीज चाहिए होती है। तो आप लोगों ने प्लीज याद रखना है कि एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है लाइसाइल ऑक्सीडेज।
इस एंजाइम का काम होता है कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग कराना। क्रॉस लिंकिंग करेंगे तो कोलेजन आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब इस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, आप लोग आगे पढ़ेंगे कि इस एंजाइम को काम करने के लिए कॉपर चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो आपका ये लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो पर्सन को डिजीज आएगी विच इज कॉल्ड मैंकीस डिजीज। तो अभी तक मैंने आप लोगों को दो डिजीजेस का बताया। कौन कौन सी, एक पेशेंट को विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो कौन सा स्टेप इनहिबिट होगा, और दूसरा कॉपर की डेफिशिएंसी हो तो कौन सा स्टेप इनहिबिट होगा। तो ये प्लीज आप लोगों ने याद रखने हैं। अब मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्लिनिकली इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, विटामिन सी का पता होना चाहिए। देन आपको कॉपर का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इनसाइड द सेल। उसमें मैंने क्या बताया, हाइड्रोक्सिलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर आउटसाइड द सेल, उसमें क्या होगा, प्रोटियोलिटिक प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद आपने फिब्रिल्स बनाने और बस बिल्कुल क्लियर आप लोगों को आ रही है, स्क्रीन बिल्कुल ठीक आ रही है। हम्म, तो चलें हम सफर स्टार्ट करो फिर। चलिए, थैंक यू सो मच यार। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारे पास कोलेजन सिंथेसिस के अंदर प्रॉब्लम की वजह से कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं। उसमें सबसे पहली डिजीज आएगी विच इज कॉल्ड ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। मैं यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखूंगा, आप लोगों ने बुक से जो है ना वो देख लेना है। अब सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि ये डिजीज में क्या प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया कि पीछे जो टाइप 1 कोलेजन होता है वो आपकी एक तरह से कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक मैंने आप लोगों को बताया वो बोन के अंदर होता है, स्किन में होता है, आइस के अंदर होता है, आपके दांतों के अंदर होता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर टाइप 1 कोलेजन का मसला बनता है ना, उस डिजीज को बोलते होते हैं ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है जिसमें क्या होता है, टाइप 1 कोलेजन का डिफेक्ट होता है। और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये फैमिलीज टू फैमिलीज रन करता है। बच्चे को होगा, उसकी सिस्टर को होगा, उसके ब्रदर को होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर टाइप 1 कोलेजन का डिफेक्ट होगा तो इस डिजीज में कौन कौन से ऑर्गन जो है ना वो अफेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बोन के अंदर टाइप 1 कोलेजन होता है। अगर वो नहीं होगा तो बोन फ्रैक्चर होंगे, पर्सन को मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे बोन के। ये आप लोगों ने याद रखना है। मतलब ये कि कोई ट्रोमा भी नहीं होगा, अगर ट्रोमा हुआ भी तो वो बहुत माइल्ड होगा, बच्चे को फ्रैक्चर होंगे। लेट्स सपोज, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब बच्चे की बर्थ होती है तो नॉर्मल बच्चे की बोन वगैरह तो नहीं टूटती जब वो वजाइनल किनाल में से गुजरता है। लेकिन इस डिजीज में क्या होगा, उसकी बोन फ्रैक्चर हो सकती है। बाद में मैंने आपको बताया टाइप 1 कोलेजन आपकी आइस के अंदर होता है। तो जब आपके कोर्निया के अंदर टाइप 1 कोलेजन नहीं बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कोर्निया होगा वो वीक होगा, या मीन के वो एक तरह से पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से पीछे जो ब्लड पड़ा होगा वो ब्लड आपके स्क्लेरा को ब्लू कलर देगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ब्लू स्क्लेरा आपको इसके अंदर क्यों दिखाई देता है, इट इज ड्यू टू ब्लड फ्लो। जो कॉर्निया है वो थिन होता है, जिसकी वजह से पीछे ब्लड पड़ा होगा, वो आपकी आईज को ब्लू कलर देगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जो टाइप 1 कोलेजन होता है ये आपके दांतों के अंदर भी होता है। तो बच्चे को क्या होगा, फिर आपके पास टूथ प्रॉब्लम्स होंगी, बच्चे को जो है ना वो बार बार
टूथ का जो है ना वो इशू बनेगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो आपका टाइप 1 कोलेजन होता है ये आपके कानों के अंदर भी होता है, आपके ईयर के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड ओसिकल। अब अगर क्या हो कोलेजन 1 का प्रॉब्लम हो तो ये ओसिकल डेवलप नहीं होते और पर्सन को हेयरिंग लॉस होगा। तो ये प्लीज आप लोगों ने 4 abnormalities को याद रखना है। इसमें बोन का मसला बनेगा, आइस का मसला बनेगा, टीथ का मसला बनेगा और हेयरिंग लॉस का मसला बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड आपका डिसऑर्डर आता है विच इज कॉल्ड एहलर डेनेलर सिंड्रोम। अब ये डिसऑर्डर वो है जिसके अंदर आपकी बॉडी में टाइप 5 का मसला बनता है और उसके बाद टाइप 3 का मसला बनता है। तो टाइप 5 का मसला बनेगा और इसी तरह टाइप 3 का मसला बनेगा। जब आपके पास इन कोलेजन्स का मसला बनेगा तो इनके वजह से जिन ऑर्गन्स के अंदर ये टिश्यू होंगे उनका मसला बनेगा। लेट्स सपोज अगर किसी बंदे की बॉडी में टाइप 5 कोलेजन का मसला है तो उसमें क्या होगा, उसके जो ज्वाइंट होंगे, जो स्किन होगी वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंडेड होगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये सर्कस के अंदर अक्सर लोग आते हैं, वो अपनी स्किन को पकड़ते हैं और वो स्किन एक तरह से लंबी होती जाती है। तो वो जो स्किन इतनी स्ट्रेची होती है, बाज दफा उन लोगों में कोलेजन टिश्यू के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर इसी तरह जिनमें टाइप 3 का मसला होता है उनमें ज्यादातर आपके पास ब्लड वेसल्स का आता है, अयोटा का मसला हो सकता है, आपके मसल्स का मसला हो सकता है और आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनके रप्चर होने का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये टाइप 3 कोलेजन नहीं होता। और स्पेशली क्या होता है, आपके यूट्रस को भी बहुत ज्यादा जो है ना वो अफेक्ट होता है। तो आप लोग पढ़ेंगे, आपकी बुक में लिखा होगा कि जिन पेशेंट्स को एहलर डेनलर सिंड्रोम होता है उनके अंदर कोल 5A1 और कोल 5A3, मतलब ये कि कोलेजन 5 का मसला होता है और कोलेजन 3 का मसला होता है। तो ये आप लोगों ने प्लीज इसके अंदर याद रखना है कि पेशेंट की बॉडी में कौन से कोलेजन का डिफेक्ट आएगा, उसकी वजह से क्या क्लिनिकल सिम्टम आएंगे। और ये जो कंडीशन है ना ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब ये कि ये फैमिलीज टू फैमिलीज रन करती है। तो आप लोगों को एहलर डेंगलर सिंड्रोम के अंदर क्या जानना है कि सबसे पहले ये डिजीज क्या है। ये वो डिजीज है जिसमें टाइप 4 और टाइप 3 कोलेजन का मसला बनता है। जब इस डिजीज में ये मसला बनेगा तो सिम्टम क्या आएंगे, पर्सन की स्किन जो है वो स्ट्रेची हो जाएगी, पर्सन के एक तरह से इजी ब्रूजिंग होगी, पर्सन की ब्लड वेसल्स वीक हो जाएंगी, पर्सन के ऑर्गन्स के रप्चर होने का खतरा होगा, अगर वो फीमेल है तो यूट्रस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड डिजीज आती है जिसको बोलते हैं मैंकी डिजीज। ये मैंने पीछे आप लोगों को बता दी है कि इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में कॉपर की डेफिशिएंसी होती है। कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड लाइसाइल ऑक्सीडेज। ये एंजाइम काम नहीं करेगा। जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो आपके कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। जब आपके कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो बच्चे में उससे रिलेटेड जो है ना वो सिम्टम आएंगे। बच्चे को क्या सिम्टम आएंगे, बच्चे की हेयर ग्रोथ कम, बच्चे के अंदर हेयर प्रॉब्लम होगी, मतलब उसके जो हेयर्स होंगे उनकी शेप चेंज होगी। उसके बाद बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ी रिटार्डेड हो जाएगी, मीन के कम हो जाएगी। और उसके बाद बच्चे की मसल टोन कम होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है कि जो बच्चे मैंकीज डिजीज के पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन का खतरा होता है। तो आप लोगों ने प्लीज याद रखना है, सेरिब्रल एनोरिज्म के चांसेस होते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। और ये जो डिजीज है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। आप लोग जस्ट इनको याद रखें, इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के एनआरई के अंदर वो नहीं पूछते होते कि व्हाट इज एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये वो। आप सिंपल याद रखो कि ये डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ये क्या चीज है। तो ये आप लोगों की थी एक तरह से थर्ड डिजीज। अब आगे आप लोगों की एक लास्ट डिजीज आती है जिसको बोलते हैं मार्फन सिंड्रोम। उसको मैं यहाँ पे एक दफा दोबारा आप लोगों को समझा देता हूँ कि आपके पास जो नेक्स्ट डिजीज है ये है मार्फन सिंड्रोम। अब इस डिजीज की सबसे पहले हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि ये डिजीज क्यों होती है। तो आप लोगों ने सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि ये एक डिजीज भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इस डिजीज में किस चीज का डिफेक्ट आता है, आपकी बॉडी में एक प्रोटीन होती है ऑन दी क्रोमोसोम 15। क्रोमोसोम 15 के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं फिब्रिलिन।
इस प्रोटीन के डिफेक्ट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम आती है। और ये जो फिब्रिलिन प्रोटीन होती है ना, बेसिकली ये वो प्रोटीन है जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है और उसको स्ट्रेंथ देती है, उसको एक तरह से ज्यादा स्ट्रेच नहीं होने देगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अब अगर आपकी बॉडी में ये फिब्रिलिन की म्यूटेशन आ जाती है तो क्या सिम्टम आएंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है, इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, जो इनके हाथ और पाँव होंगे वो लंबे होते हैं मीन के, इनकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो टाल होंगी, वो लॉन्ग होंगी। और उसके बाद इन पेशेंट्स की जो चेस्ट होती है ना वो एक तरह से अंदर की तरह घुसी होती है, उसको बोलते हैं पिगन टेस्ट, पिगन चेस्ट। तो आपकी बुक में इसको उन्होंने लिखा होगा कि आपके पास एक टर्म होती है उसको बोलते हैं पेक्टस एक्सवेटम, या आप लोगों ने याद रखना है कि पेक्टस एक्सवेटम या पेक्टस कैरिनेटम क्या होता है, इसमें आपकी चेस्ट के अंदर डिप्रेशन होता है, आपकी चेस्ट जो होगी जहाँ पे स्टर्नम होता है वहां पे वो इनसाइड होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। और उसके बाद ये जो मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, इनके अंदर पेशेंट की जो लेंस होते हैं वो भी आपके पास अपवर्ड जो है ना वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मार्फन सिंड्रोम के अंदर लेंस की डिसलोकेशन कहाँ पे होती है, तो आप लोगों ने अपवर्ड याद रखने हैं। ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, आगे एक डिजीज आएगी होमोसिस्टेन यूरिया, ये भी इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे जाके। इस डिजीज के अंदर भी क्या होता है, पर्सन को लेंस प्रॉब्लम बनती है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो लेंस होंगे वो डाउनवर्ड होते हैं, ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। और ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, ये वाली ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। इसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी मतलब ये कि बंदे का मेंटल लेवल नॉर्मल होता है। होमोसिस्टेन यूरिया के अंदर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और इस डिजीज के अंदर पर्सन को अयोटा का मसला बनता है, जो अयोटा ब्लड वेसल है, इस डिजीज के अंदर पर्सन को थ्रोम्बोसिस ज्यादा होती है। तो ये प्लीज आप लोगों ने क्लिनिकल डिफरेंस याद रखना है कि मार्फन सिंड्रोम को होमोसिस्टेन यूरिया से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आप लोगों का एक टॉपिक था, ये भी आप लोगों ने बुक से पढ़ लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग आगे इंशाल्लाह जब किसी एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को इसकी जो है ना वो इम्पोर्टेंस नजर आएगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया है कि जो होमोसिस्टेन यूरिया है इसके अंदर पेशेंट को थ्रोम्बोसिस के ज्यादा चांसेस होते हैं। जो मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं इनको थ्रोम्बोसिस का खतरा नहीं होता, इनकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके फटने के चांसेस होते हैं, मीन के अयोटिक जो ब्लड वेसल है उसके फटने के चांसेस होंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद एक छोटी सी चीज है, आप लोग जस्ट उसको समझ लें, डेट इज कॉल्ड इलास्टिन, ELASTIN। अब देखें इलास्टिन क्या होता है, ये बेसिकली आपके पास एक स्ट्रेची प्रोटीन है, इसने आपकी स्किन को, आपकी आर्टरीज को, आपके लिगामेंट्स को, आपके वोकल कॉर्ड्स को, आपकी एपिग्लोटिस को इसने स्ट्रेच करना होता है। तो इलास्टिन के, इट इज द स्ट्रेची प्रोटीन, जिसने क्या करना है आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज को स्ट्रेच करना होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो इलास्टिन होता है ना इसके अंदर क्या होता है, प्रोलीन होता है, ग्लाइसिन होता है, और इसी तरह आपके पास लाइसिन होगा जिस तरह पीछे कोलेजन में होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ये जो प्रोलीन होगा ये इसके अंदर नॉन हाइड्रोक्सीलेटेड होगा, मीन के इसके ऊपर हाइड्रोक्स ग्रुप ऐड नहीं होगा, कोलेजन टिश्यू के अंदर हाइड्रोक्सा ग्रुप ऐड होता है। तो ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है कि कोलेजन और इलास्टिन के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों प्रोटीन्स हैं, दोनों आपकी स्किन को स्ट्रेच करती हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि जो इलास्टिन है ये नॉन हाइड्रोक्सीलेटेड है, कोलेजन हाइड्रोक्सीलेटेड है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि ये जो आपका इलास्टिन होता है, लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास इलास्टिन है, इसको फोल्ड कौन करता है, आपकी फिब्रिलिन प्रोटीन, जो कि मार्फन सिंड्रोम के अंदर डिफेक्टिव होती है। तो इलास्टिन को कवर कौन करेगा, फिब्रिलिन प्रोटीन करती है, ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। और ये जो इलास्टिन होता है इसकी भी क्रॉस लिंकिंग कौन करेगा, लाइसाइल ऑक्सीडेज, जो आप लोगों ने कोलेजन के अंदर पढ़ा। और ये भी कहाँ पे होगी, ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर होगी, जिस तरह कोलेजन टिश्यू के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड इलास्टेज,
इलास्टेज का काम क्या होता है, इसने इलास्टिन को तोड़ना है। तो ये प्लीज आप लोगों ने इसके अंदर एक तरह से चीज याद रखनी है। और ये जो इलास्टेज एंजाइम होता है, इसको कौन इनहिबिट करेगा? अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेची प्रोटीन है, उसको बोलते हैं इलास्टिन। उस प्रोटीन को कौन तोड़ता है? आपका एंजाइम इलास्टेज। अब इलास्टेज किसके अंडर होता है, किसके कंट्रोल होता है? अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन के। ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखो, लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट है, उसकी बॉडी में अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि इलास्टेज एंजाइम ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा? तो बताएं यार, क्या होगा आपका? इलास्टेज एंजाइम ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा? अगर आपकी बॉडी में अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर मोहम्मद बिलाल आपने बिल्कुल करेक्ट बताया है। और डॉक्टर अली आप भी ठीक कह रहे हैं कि जब आपकी बॉडी के अंदर अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी तो आपका ये एंजाइम हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये आपकी इलास्टिन को तोड़ देगा। जब ये इलास्टिन को तोड़ेगा तो पर्सन की बॉडी में क्या डिजीज आएगी? सीओपीडी। ये आपको, आप आगे जाके पढ़ेंगे, एक डिजीज है, दिस इज कॉल्ड एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा एक सीओपीडी के अंदर आता है। चलें, यहाँ पे आप लोगों से एक और क्वेश्चन है। सीओपीडी के अंदर कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं? सीओपीडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है? मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, अगर कोई बंदा वैसे भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है सीओपीडी के। ब्रोंकाइटिस एम्फीसीमा प्लस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, आपके पास सीओपीडी के अंदर क्या आता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा। एस्थमा एंड ब्रोंकियोटेसिस आर नॉट द पार्ट ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी में सिर्फ दो चीजें आती हैं, एस्थमा, सॉरी, सीओपीडी में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा आता है। और एम्फाइजीमा के अंदर क्या होता है? बाज दफा पेशेंट्स को जो लंग होते हैं उनके अंदर जो इलास्टिक टिश्यू होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये आप लोग आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये प्लीज आप लोगों ने जो है ना वो बुक से रीड कर लेना है। अब मैं इसको बुक से भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप लोग जब बाद में पढ़ें तो एटलीस्ट आपको पता हो। मुसव्वर कितने मिनट रह गए इसमें, जरा प्लीज मुझे मेंशन करना। तो जी यहाँ पे तो ये आपके पास था इलास्टिन। अब देखते हैं इसमें उसने क्या लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ूंगा, आप लोगों ने बता देना जहाँ पे आप लोगों को ना समझ आए। उसने बताया कि ये स्ट्रेची प्रोटीन है जो लंग्स, लार्ज आर्टरीज, इलास्टिक लिगामेंट, वोकल कॉर्ड और इन चीजों के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसमें क्या होता है? प्रोलीन होता है, ग्लाइसिन होता है, लाइसिन होता है, लेकिन वो नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड होता है। ये पॉइंट याद रखने हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ट्रोपो इलास्टिन विद फिब्रिलिन स्कैफोल्डिंग। आप सिंपल याद रखें कि ये आपका इलास्टिन है। आपने क्या करना है? इस इलास्टिन को कवर करना है फिब्रिलिन के साथ। और इसकी जो क्रॉस लिंकिंग है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसने लिखा कि इलास्टिन इज ब्रेक डाउन बाय इलास्टेज। और इलास्टेज को कौन इनहिबिट करता है? अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। अगर अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट को सीओपीडी होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने मिस की है। आप लोगों से अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि आप बताओ कि जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा होती है, आपकी बॉडी के अंदर डर्मन कोलेजन मीन के डर्मल जो कोलेजन होता है और जो सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फिब्रिल होता है, ये कम होगी या ज्यादा होगी? तो आप लोगों ने प्लीज याद रखना है कि जैसे जैसे एज ज्यादा होगी तो कोलेजन की सिंथेसिस ये कम हो जाती है, लेकिन क्रॉस लिंकिंग नॉर्मल रहता है। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे मार्फन सिंड्रोम, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। और प्लीज इसको मार्फन सिंड्रोम और होमोसिस्टेन यूरिया को कंपेयर करके याद रखें, आपके एग्जाम में ये लाजमी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद आपका पीछे एक टॉपिक था, ये मैंने आप लोगों को कराए हैं, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अब इसमें क्या उसने बोला, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसमें क्या होता है? टाइप वन कोलेजन का डिफेक्ट होता है। तो कोल वन क्या है? ये टाइप वन कोलेजन है। और ये आपके पास जब कोलेजन का डिफेक्ट होता है तो पेशेंट को क्या सिम्टम आएंगे? फ्रैक्चर्स होंगे, ब्लू स्क्लेरा होगा, पेशेंट को टूथ प्रॉब्लम्स होंगी और उसको हेयरिंग लॉस आएगा। ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। पेशेंट को एक तरह से आईज में अगर आप चेक करेंगे
तो आपको जो स्क्लेरा है वो थोड़ा सा ब्लू नजर आ रहा होगा। फिर इसी तरह ये एहलर डैनलर है। अब देखो ये मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन कर रहा था कि बाज दफा सर्कस के अंदर अक्सर लोग आते हैं, वो अपनी स्किन को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, अपनी फिंगर्स को, अपने हैंड्स को, मतलब कि पूरी बॉडी के साथ रोटेट करते हैं। उन पेशेंट्स के अंदर अक्सर क्या होता है, जॉइंट की हाइपर जो है ना वो मोबिलिटी होती है। क्यों? उन लोगों में अक्सर आपके पास ये टाइप 5 कोलेजन और आपका जो टाइप 3 कोलेजन है इसका जो है ना वो डिफेक्ट आता है। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। ऑलमोस्ट कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बताई ना हो, आप लोगों ने यहाँ से रीड कर लेना। और आपके एग्जाम में क्या चीज आती है, ये वाली, कि जिन पेशेंट्स को एहलर डेनलर सिंड्रोम होता है उनके अंदर किस चीज के ज्यादा चांसेस होते हैं, बैरी एनोरिज्म और ऑर्गन रप्चर के। ये प्लीज याद रखने आप लोगों ने कि बैरी एनोरिज्म या आयोटिक एनोरिज्म या फिर ऑर्गन रप्चर, ये 3 कॉम्प्लिकेशन आपको इसकी पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है मैंकीज डिजीज। मैंकी डिजीज में मैंने आप लोगों को वही चीज बताई है, इसमें कॉपर का मसला बनता है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इसमें आपके पास क्या होगा, जो लाइसाइल ऑक्सीडेज है उसको कॉपर चाहिए होती है, अगर कॉपर नहीं होगी तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। जब इसकी एक्टिविटी कम होगी तो पर्सन को ये वाले क्लिनिकल सिम्टम आएंगे। और इसमें ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इन पेशेंट्स को किस चीज के ज्यादा चांसेस होते हैं, सेरिब्रल एनोरिज्म के। तो ये प्लीज आप लोगों ने अपनी बुक से रीड कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों का एक तरह से ये जो पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ। ये जो बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी टेक्निक्स है ये हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। और उसके बाद ये जेनेटिक्स को भी नहीं करेंगे। अब डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का जो विटामिन आता है, पीछे जो डिजीज है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे आप लोगों के विटामिन, जो ये न्यूट्रिशन का आप लोगों का स्टार्ट आता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि ब्लू आइज नॉर्मल, ब्लू आइज देखो, एक आपके पास होता है मेलन, अगर आपकी आइज के अंदर उसका कलर नॉर्मल हो, मतलब ये कि अक्सर लोगों के अंदर क्या होता है, आपका जो आयरस होता है वो ब्लू होता है, वो एक अलहदा चीज है। बाज दफा कुछ लोगों की आइज का कलर ब्लू होता है।